This video is sponsored by Gidhor Central School Gidhor। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सिलेबस जारी कर दिया है और सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 30% सिलेबस को कट कर दिया गया है। और 30% सिलेबस के कट होने के बाद जो नया सिलेबस बनकर आपके सामने आया है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। और आपको पता है कि जो सीबीएसई का पैटर्न था वो बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि पहले था, यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपसे एमसीक्यू पूछा जाता था वो अब भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए चुनौती है कि आप एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा सही करें, और जितना ज्यादा आप एमसीक्यू को हल कर पाएंगे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। कोशिश आपको ये करना है कि आप 10 में 10 उसे सही कर दें, क्योंकि एमसीक्यू में आपको लिखना नहीं पड़ता है, वो चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, बस आपको आंसर एबीसीडी में करना होता है, जिससे कि अगर आप उसका सही आंसर करते हैं तो नंबर कटने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और एक एक करके हम उन सवालों को देखेंगे। पिछले साल जो सवाल पूछे गए थे या जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के, उन सवालों को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड हैव ओनली। देखिए, सैचुरेटेड कंपाउंड हम किसे बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज समझने की है कि सैचुरेटेड कंपाउंड हम किसको बोलते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा या ऑल ऑफ दी अबव होगा, ये आपसे सवाल है। देखिए, दो तरह के कार्बन के कंपाउंड होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड हम वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तब कैसा कंपाउंड होगा, वो सैचुरेटेड होगा। और जब डबल बॉन्ड हो जाए कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये दोनों केस में हम लोग बोलेंगे कि कार्बन कैसा कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड हैव ओनली, तो सैचुरेटेड कंपाउंड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे अनसैचुरेटेड होता तो डबल और ट्रिपल इसका आंसर होता, लेकिन चूंकि इस जगह पे इसका आंसर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड का बात हो रहा है, अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो आप इस चीज को दिमाग में सेट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस, चार ऑप्शन दिया हुआ है, टेक प्लेस इन इस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्या फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दरमियान, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें पहले भी हमने एक वीडियो लगाया है, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको फिर से बता देता हूं। लुईस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया गया था। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत की शराब बनाया जाता है। लुईस पास्चर के द्वारा एक काम और किया गया था, पास्चुराइजेशन को डिस्कवर किया गया था। पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन की मदद से हम लोग दूध को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि दूध खराब ना हो, ठीक है। तो वो एक अलग विषय है, दोनों पर, पास्चुराइजेशन और फर्मेंटेशन पर वीडियो हमारा इसी चैनल पर लगा हुआ है, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। तो आपके सामने जो यहाँ पे सवाल है, क्या ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, या दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन दे रहा है वो ये है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होता है उसको हम लोग एनारोबिक बोलेंगे? नहीं, ये तो सीधा आप काट दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीजन करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं या सांस लेते हैं, उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में तो ये होता ही नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी का सवाल ही यहां पे नहीं उठता है। ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रिस्पिरेशन जब होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में होने का चांस नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग के शरीर में रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है प्रोड्यूस इथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं हम, तो तब ये सही हो सकता था, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस किस जगह होता है, ईस्ट में होता है। एनारोबिक प्रोसेस का मतलब एकदम रिस्पिरेशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब रिस्पिरेशन होता है तो अब उसको हम कैसा रिस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और ये कौन करता है, ये ईस्ट करता है, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2 3 सॉरी, यहां पे ये 3 हो जाएगा और ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। बहुत आसान सा सवाल है, हर किसी को इसका जवाब पता होगा। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। रेजिस्टेंस का ओम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, और एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, करंट का एम्पियर, रेजिस्टेंस का ओम, वोल्टेज का वोल्ट और एनर्जी का जूल, ठीक है। अगला सवाल,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल, मैं चौथा ऑप्शन पढ़ रहा हूं। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन कार्बोहाइड्रेट। देखिए हम लोग हेट्रोट्रॉप हैं, ठीक है, हम लोग हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप का मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होता है, या उसको मार के खाता है या जिंदा खाता है, जो भी करता है। जिंदा तो नहीं, मार के ही खाया जाएगा जनरली। तो हेट्रोट्रॉप जो होता है खाना खुद से नहीं बनाता है। ऑटोट्रॉप ही एक ऐसा चीज है जो अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप आर कैपेबल टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट नहीं, एकदम गलत बात है। हेट्रोट्रॉप ये कैपेबिलिटी हेट्रोट्रॉप के पास नहीं होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दे। ये कैपेसिटी जो है कार्बोहाइड्रेट, ये कैपेसिटी जो है हेट्रोट्रॉप के पास नहीं होता, ये ऑटोट्रॉप का कैपेसिटी है। हेट्रोट्रॉप सिंथेसिस देयर ऑन फूड, क्या हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं? नहीं, हम लोग तो प्लांट पे डिपेंड है। हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप अपना फूड नहीं बनाता है, जैसा कि हम लोग हैं अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग किस चीज पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे होते हैं, और प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है। और जो फूड अपना खुद से बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस जगह पे होता है? तो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है। न्यूरॉन कहां, न्यूरॉन किस सिस्टम का पार्ट है? न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यूरेथ्रा और यूरेटर ये किस सिस्टम का पार्ट है? ये पार्ट तो है जनरली एस्क्रेटरी सिस्टम का ही, लेकिन ये किडनी के बाहर का चीज है, यूरेटर और यूरेथ्रा। लेकिन नेफ्रॉन, यूरेटर और यूरेथ्रा तीनों किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? एस्क्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। और एस्क्रेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, जो ब्लड होता है, सॉरी फूड नहीं, ब्लड जो होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किडनी करता है। किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन की जो परत में जो छेद हो रहा है, वो किस चीज के कारण हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो रहा है, मीथेन के कारण हो रहा है, पेस्टिसाइड के कारण हो रहा है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है? बहुत ही आसान सवाल है, हर किसी को पता होगा इसका जवाब। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन में छेद हो रहा है, जो कि फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, एसी जैसे प्लेस से निकलता है और ओजोन में जाकर छेद करता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन लिबरेट हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसमें से 4 आपका ऑप्शन है, इसमें से किस ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिससे कि हीट लिबरेट होता है, यानी कि गर्मी निकलता है? उस रिएक्शन को किस टाइप का रिएक्शन हम लोग बोलते हैं? हम लोग पहले के बहुत सारे वीडियो में इस बात पर पहले भी बात कर चुके हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वैसा रिएक्शन जब दो चीज मिलके, ए और बी मिलके क्या बना लेता है? सी बना लेता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब ए जो है वो टूट के 2 पार्ट में बट जाता है, बी और सी में बट जाता है टूट के, उसको कैसा रिएक्शन बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? चूना पानी। चूना बाजार से खरीद के लाइए, पानी में डाल के छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो हीट लिबरेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन। फूड जो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किस जगह पे होता है? तो वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर से क्या निकलता है? बाइजूल्स निकलता है। स्टोमच से क्या निकलता है? स्टोमच से क्या निकलता है? स्टोमच से आपका निकलता है म्यूकस, HCl और पेप्सिन। और पेंक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन। और पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों है? क्योंकि वो अपना सेक्रेशन इंसुलिन के रूप में डायरेक्ट ब्लड में भी देता है और पेंक्रियाटिक जूस के माध्यम से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डालता है। तो पेंक्रियाज दोनों हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहलाएगा मेरा और इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में मैं बात को बोल रहा हूं, इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हर ऑप्शन किसी न किसी सवाल का जवाब हो सकता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब ऑप्शन 1 है, लेकिन कोई ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसका जवाब 2 हो, कोई ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसका जवाब 3 हो, और कोई ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसका जवाब ऑप्शन 4 हो। ठीक है, तो हर ऑप्शन किसी न किसी सवाल का जवाब है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन 1 है, इसलिए हर ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है। फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय। फूड वेब हम किसको बोलते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट।
क्या ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को बोलते हैं? या दूसरा ऑप्शन पढ़िए, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्या इसको फूड वेब बोलते हैं? वेरियस इंटरलिंक बिटवीन फूड चेन और इकोसिस्टम, क्या फूड चेन और इकोसिस्टम के बीच क्या जो वेरियस इंटरलिंक्ड होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम, क्या उसको हम लोग बोलते हैं? या रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल को बोलते हैं? यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम के अंतर्गत जो वेरियस लिंक होता है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाया, ग्रास को डियर खाता है, ग्रास को गॉट खाता है, ठीक है, गॉट को 2-3 चीज खाने वाला है, रैबिट को 2-3 चीज खाने वाला है, ठीक है, तो ये पूरा एक क्या बनाता है? वेब बनाता है। वेब मतलब जाल बनाता है। तो जब ऐसा जाल बनता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेरियस इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम, इसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें फिजिकल चेंज नहीं होगा? मतलब रिवर्स नहीं कर सकते हैं या उसके केमिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, H2O है, उसको गर्म करके वेपर बना दिए तब भी वो H2O ही रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस को घोल दीजिए, आइस को पिघला दीजिए तब भी वो H2O ही रहेगा। डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, NaCl को पानी में मिला दीजिए, फार्मूला नमक का नमक ही रहेगा। ठीक है, वो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। फिर से कंबसन ऑफ एलपीजी को जब आप जला देंगे वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन 4 आपका केमिकल चेंज है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। 1, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? देखिए, लंबे समय तक हम किसी चीज को बचा के रखें, इसके लिए हमको किस चीज का इस्तेमाल करना होगा? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हीलियम और नाइट्रोजन का करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस तीनों का क्यों नहीं करेंगे, हीलियम या नाइट्रोजन का ही क्यों करेंगे? देखिए, सबको पता है हीलियम क्या है, नोबेल गैस है, ये किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हीलियम नोबेल गैस है, इसलिए किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग हीलियम का इस्तेमाल करेंगे। He हीलियम का फॉर्मूला होता है, एलिमेंटल नाम होता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? नाइट्रोजन तो सर ये है नहीं, नाइट्रोजन को तो हम नहीं बोल सकते नोबेल गैस, नहीं है, बिल्कुल नहीं है नाइट्रोजन नोबेल गैस। नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, आप नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण कि किसी भी रिएक्शन के दरमियान में ये नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटता है, जिसके कारण कि ये लगभग ये नोबेल गैस के तरह ही काम करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। सोचिए, एनवायरनमेंट में 78% के आसपास नाइट्रोजन है, अगर ये रिएक्शन करने लगे तो सोचिए कि क्या होगा। ठीक है, 78% के आसपास नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, तो कितना बड़ा खतरनाक स्थिति पोजीशन पर पहुंच जाएगा, लेकिन कभी ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये लगभग नोबेल गैस की तरह ही काम करता है। अगला आपके स्क्रीन पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम? चारों ऑप्शन आप इत्मीनान से पढ़िए, मैं राइट आंसर की तरफ लौटता हूं। देखिए, क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड? क्या जो हमारा सिस्टम होता है उसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है? ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वेन के द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रेवल किया जाता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। अच्छा, ऑप्शन 2 में बोला जा रहा है ह्यूमन हार्ट है 5 चैम्बर, गलत बात है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन 3 में बोला जा रहा है valves इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। valve जो हार्ट के बीच में होता है, जो हमारा हार्ट का फेमस डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में जो valve होता है, ये जो valve होता है यहाँ पे, इसका काम क्या होता है? ये जो valve होता है ये क्या करता है? ताकि ये क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। तो वाल्व का काम क्या है? हार्ट बैक फ्लो ना हो उससे बचाने के लिए वाल्व का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, हार्ट के अंदर होता है, हार्ट खुद से उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड गेट मिक्सड इन हार्ट, नहीं, ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड हार्ट के अंदर मिक्स नहीं होता है। अगर मिक्स हो जाएगा तो खतरनाक वाला स्थिति जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सालिवा, पढ़ लीजिए आप सवाल खुद से। ठीक है, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि सैलिवरी एमाइलेज में अगर सालिवा
कम जाए, सालिवा का सेक्रेशन ना होगा, तो कौन सा चीज हम लोगों का जो सेक्रेशन है, कौन सा पार्ट हम लोग का बॉडी का है, कौन सा फंक्शन है हम लोग के शरीर में जो कि नहीं हो पाएगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड में नहीं बन पाएगा, बिल्कुल गलत बात है। प्रोटीन का काम पेट के अंदर होता है, ठीक है, उसके मुंह से सालिवा का निकलना या ना निकलना से कोई संबंध नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी पेट के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, इसमें बीच में किसी से कोई मतलब नहीं है। स्टार्च का सेक्रेशन सालिवा करता है, और अगर उसका सेक्रेशन बंद हो जाएगा तो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च का जो ब्रेक डाउन होता है वो होना बंद हो जाएगा, और ये हम लोगों के लिए समस्या खड़ा कर देगा। तो सालिवा का काम क्या होता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो अगर सालिवा का सेक्रेशन कम हो गया तो स्टार्च के ब्रेक डाउन होने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बीच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, आपको इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम देखना होगा, और आप अपने बुक का डायग्राम जरूर देखें, ठीक है। डायग्राम इस सवाल के हल करने के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे तो अगर आप जनरल स्टूडेंट तो आपको याद होगा। फूड डायरेक्ट स्टोमच में पहुंचता है? नहीं, ओसोफेगस के थ्रू पहुंचता है, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, फूड ओसोफेगस स्टोमच लार्ज इंटेस्टाइन तब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बाद में आएगा। ऑप्शन 3 माउथ स्टोमच, ये भी गलत, माउथ के बाद ओसोफेगस। ऑप्शन 4 सही होगा, माउथ ओसोफेगस स्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुंह से फूड कहां पहुंचता है? ओसोफेगस में, ओसोफेगस से स्टोमच में, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 14 सही आपको समझ में आ गया, ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, when air is blown from mouth to test tube। देखिए, इस पे एक वीडियो भी बहुत अभी हाल फिलहाल में 2 या 3 वीडियो पीछे एक वीडियो लगा हुआ होगा, एक्सपेरिमेंटली हाउ वी कैन चेक द कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको चेक करना है तो आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराइए, वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। क्यों मिल्की हो जाएगा? क्योंकि आपको चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होता है यहाँ पे, बाजार से हम लोग चूना खरीद के लाते हैं CaO, उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? H2O के साथ जैसे उसको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH2 बन जाता है। CaOH क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। और CaOH2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। CaOH2 को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। CaOH2 को आप क्या कीजिए, इसको CaOH2 को आप क्या कीजिए कि CO2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CaCO3, ठीक है, ये बना लेगा CaCO3, और एक बाय प्रोडक्ट इसके साथ बगल में और बनाएगा, ठीक है। हमको CaCO3 से मतलब है नहीं, ये क्या बना लिया? मेरा बना लिया कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? मेरा मिल्की दिखता है, एकदम सफेद दिखता है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लाइम वाटर जो मिल्की कन्वर्ट होगा, इसका मतलब किस गैस के कारण हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। अगला सवाल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन एटम। कार्बन एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना एटम प्रेजेंट होता है? बहुत आसान सा सवाल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मीथेन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है? स्ट्रक्चर बनाइए मीथेन का, एक हाइड्रोजन डाले, दूसरा हाइड्रोजन नीचे, तीसरा चौथा, ठीक है, तीसरा यहां और चौथा ऊपर, तो टोटल कितना बॉन्ड बना? 1 2 3 और 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चलिए इसको देखिए, जनरली पावर का तो वाट होता है, लेकिन चारों में से किसी ऑप्शन में वाट है नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम किस चीज का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू आई भी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू आई भी। P हमको पता है पावर, आई का क्या होता है? तुरंत हम लोग बात किए थे। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। और वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट, यानी वोल्ट एम्पियर या एम्पियर वोल्ट। क्या है मेरे ऑप्शन में? वोल्ट एम्पियर है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर वोल्ट भी हो सकता था, वोल्ट एम्पियर भी हो सकता था, क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लीकेशन में, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वोल्ट एम्पियर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम पावर को वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। ये पिछले साल इसी साल 2020 में पूछा गया था सीबीएसई के एग्जामिनेशन में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग।
4 स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट, ओजोन इन मॉलिक्यूल्स इज फाउंड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, तो ये ऑप्शन सही है, 3 ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनता है, बिल्कुल सही है। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर अर्थ अपना यहां पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है, आपको पता है, तो ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट रे गिरता है उसको कौन बचाता है? ओजोन ही बचाता है, शील्ड करता है, मदद करता है, बचाता है। तो ऑप्शन 2 भी क्या है? सही है। ओजोन इज अ डेडली एंड पॉइजनस। देखिए ये थोड़ा सा विडंबना है कि O2 हम लोगों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है और O3 हम लोगों के लिए क्या है? जहर है। ओजोन हम लोगों के लिए पॉइजनस है, तो ऑप्शन सी भी क्या है? सही है। ऑप्शन 4, ओजोन गेट डिकम्पोज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिकम्पोज हो जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। ओजोन डिकम्पोज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ओजोन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, छेद हो जाएगा ओजोन होल में, ओजोन में होल हो जाएगा। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको मिले तो उससे तो वो रोकता है ओजोन को, ओजोन तो बचाता है हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। तो उससे वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन 20। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ है, मेरे पास बहुत सारा कॉल भी इसको लेकर अब तक आ चुका है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इज ए गिवन मेटेलिक वायर इज डिपेंड अपॉन। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? देखिए आप लोग 2 टर्म समझिए, एक टर्म होता है रेसिस्टेंस, एक टर्म होता है रेसिस्टिविटी, जिसको रो से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो अपना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का होता है? लेंथ का होता है। रेसिस्टेंस अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज का होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, यहां पे हम उसको रो बोलेंगे, रो इक्वल टू L बाय A। यहां पे हम उसको रेसिस्टिविटी बोलेंगे उस कांस्टेंट को, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L बाय A होता है। तो रो मेरा क्या है? रो मेरा क्या है? रो ही मेरा यहां पे रेसिस्टिविटी है और R मेरा क्या है? रेसिस्टेंस है। तो ये जो रेसिस्टिविटी होता है ये कांस्टेंट होता है और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब 1 मीटर का लोहा लीजिए या 10 मीटर का लोहा लीजिए या 100 मीटर का लोहा लीजिए, करंट लोहा से पास करेगा, या छोटा लकड़ी लीजिए बड़ा लकड़ी लीजिए, उससे करंट पास नहीं करेगा अगर वो सूखा हुआ है तो जो मटेरियल पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर यही रेसिस्टिविटी की जगह रेसिस्टेंस होता तो लेंथ पे भी डिपेंड करता और थिकनेस पे भी डिपेंड करता और शेप पर भी डिपेंड करता, लेकिन ये रेसिस्टिविटी बोल रहा है तो ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। ये आज 20 सवाल था जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये सभी कुछ समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको अगर साइंस में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है या इन सवालों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप तक हम सवाल के जवाब का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।